मेरा दिल तेरे कदमों से रखे, तू लंग पे वहाँ से सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर शोबिज़ से मुतालिक शख्सियात के इंटरव्यूज़, सकाफ़ती सरगर्मियों की रिपोर्ट और इनसे जुड़ी दीगर बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं। अगर हम पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में बेशुमार टैलेंटेड डायरेक्टर्स सामने आए हैं। अगर उन जिनमें बेशुमार नाम हैं हसन तारिक, नज़रुल इस्लाम, परवेज़ मलिक, एस सुलेमान, जावेद फ़ाज़िल, रंगीला साहब और इस तरह के दीगर, अल्ताफ़ हुसैन, यूनुस मलक, दाऊद भट्ट, हसन अस्करी, इस तरह की एक लंबी फहरिस्त है। इन डायरेक्टर्स ने सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेयारी फ़िल्में तख्लीक की, जिनकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम रोशन हुआ। इन्हीं डायरेक्टर्स में एक और बड़ा नाम मुस्तनद हवाला हिदायतकार जावेद रज़ा का है, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी जाकर फ़िल्में बनाई और उनकी बनाई हुई फ़िल्में मेयारी और इंतहाई खूबसूरत थीं। उन्होंने आगाज़ में रंगीला साहब की शागिर्दी भी की। आज की नशस्त में उन्होंने हमें वक्त दिया है, हम उनके मशकूर हैं कि वो गुलकारियाँ चैनल के लिए तशरीफ़ लाएँ। जावेद रज़ा साहब को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है सर? बेहतरीन सर, और मैं अपनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई समझ रहा हूँ कि आज आपके रूबरू पेश हूँ, तो इंशाल्लाह जो आप से बातें होंगी तो अच्छी बातें होंगी और एक मैं समझता हूँ यादगार बातें करेंगे आपसे। जी, आपने चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री का उरूज ज़वाल देखा है, बड़ी गहराई से आपने इसका मुशाहिदा किया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि आप खुद कैसे इस फील्ड में आए, कैरियर का आगाज़ कैसे किया और रंगीला प्रोडक्शन तक कैसे पहुँचे? यार, बड़ा आपने एक चुभता हुआ सवाल किया है। तो ऐसे है कि फ़िल्म स्टूडियो देखने का शौक़ था, आगे बढ़ने की जस्तजू थी, एक डायरेक्शन का कीड़ा था, क्योंकि हम लोगों से सुनते थे कि डायरेक्टर है वो कैप्टन ऑफ द टीम होता है। तो बड़े बड़े नाम थे उन दिनों में, जब ये फिल्में बन रही थी। हैदर चौधरी साहब थे, कमाल पाशा साहब थे, इकबाल यूसुफ साहब थे, नज़रुल इस्लाम साहब और दूसरे कई डायरेक्टर जिनका बड़ा तोती बोलता था, हसन तारिक साहब। तो हम इसी शौक़ में आगे बढ़ना चाह रहे थे। मैंने एज असिस्टेंट उनके साथ काम किया और वो उन दिनों की टॉप की फिल्में दिया और तूफ़ान, दिल और दुनिया, रंगीला, दो रंगीले और सुबह का तारा, मेरी मोहब्बत तेरे वाले, काफ़ी फिल्में। फिर कुबड़ा आशिक एक ऐसी फ़िल्म थी जिससे मैंने रंगीला साहब का अरूज देखा है जी। अरूज ऐसा अरूज देखा है कि स्टूडियो में जब वो एंटर होते थे, ऊपर ऑफिस आने तक के लिए आधा घंटा पौना घंटा लग जाता था। और फिर मैंने उनका ज़वाल भी देखा कुबड़ा आशिक के बाद, कि वो जो एक बंदा इतने रूज पे था, वो ज़वाल जो मैंने देखा है मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या ज़वाल था और क्या वो हालात थे, क्या वाक़े थे। इन ऐसे ही पता चलता है कि फिर अपने और दोस्तों में और जानने वालों में जो रिश्ते होते हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो रंगीला साहब, मुझे एक वाक़या याद है कि फ़िल्म औरत राज शुरू हो चुकी थी, तो क्योंकि वो ज़वाल के टाइम में फ़िल्म शुरू हुई और जैसे भी था, तो रंगीला साहब ने जो उसमें जो टेक्नीशियन थे, ईद थी, तो उनको ज़ाहिर है उन्होंने अपने पैसे मांगने थे, कैमरामैन थे, दूसरे अपना मेकअप वाले, दूसरे तीसरे जितने भी टेक्नीशियन थे। तो मुझे वो दिन याद है कि मैं कहीं ना कहीं से रंगीला साहब मुझे भेजते थे, मैं पैसे लेके आता था और आगे रंगीला साहब उनको देते थे कि चने का लीड है, और ख़ुद वो जनाब बैठे एक जगह पे, आपको पता स्टूडियो का मॉल होता था, ताज खेल रहे थे, बैंक कहते उसको, और ये करते करते रात हो गई, आधी रात हो गई और सुबह ईद थी। खैर रंगीला साहब निकले तो यकीन जाने कि ना उनके पास पैसा टका था ना मेरे पास था, जो था वो तो दे चुके थे। अब वहाँ से जो हम निकले हैं पैदल गली गली से होते हुए, रंगीला साहब को उनके घर तक छोड़ा, समनाबाद अल-मुमताज़ सिनेमा के करीब, और मैं खुद आगे पैदल चला गया और सोकर ईद गुजारी। तो ये एक ज़वाल की ऐसी कहानी है कि जो मुझे कभी भूलती नहीं है। जी जावेद साहब, आपने माशाल्लाह रंगीला प्रोडक्शन के वाले से बड़ी डिटेल से बातचीत की रंगीला साहब की। मुझे ज़रा ये बताएं, रंगीला साहब की शख्सियत कैसी थी, उनका मिलना जुलना, अखलाक,
और क्या वाकई उनमें इतनी सलाहियतें थी कि उन्होंने एट ए टाइम इतने सारे शोबों में काम किया? देखें, रंगीला साहब बहुत जीनियस इंसान थे और एक टाइम पे उन्होंने 7 टाइटल लिए फिल्म दो रंगीला में। फिल्म साज, मुसन्निफ, हदायतकार, गुलकार, मौसीकार, अदाकार, नगमा नगार, ये सारे टाइटल। और फिल्म भी सुपर डुपर हिट फिल्म थी, ठीक है जी। तो वो उनमें सलाहियत थी। रंगीला साहब बड़े हमदर्द और बड़ा प्यार करने वाले और लोगों का ख्याल रखने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने खरीके रहमत करे। मैंने उन जैसा इंसान बहुत कम देखा जो किसी की मेहनत भी नहीं रखते थे, किसी का हक नहीं रखते थे और लोगों को बाद दफ़ा तो इनाम से नवाज दिया करते थे। तो ये एक उनका, जहाँ पे वो इतने बड़े फनकार थे, उससे भी बड़े इंसान भी थे। अच्छा जी, आप ये बताएं जावेद साहब के उसके रंगीला साहब के साथ आपने कितने अरसे काम किया और उसके बाद बतौर डायरेक्टर आपने कब आगाज़ किया पहली फिल्म से लेकर अब तक की? क्या आपकी मतलब कितनी फिल्में रहीं? और फिल्म इंडस्ट्री का एक ये भी उसूल है कि वैसे तो किसी की हौसला अफजाई नहीं की जाती डायरेक्टर बनने के लिए, जेलसपन बहुत ज़्यादा था, तो आपके मामले में कैसा रहा? देखिए, ये बात बहुत अच्छी बात आपने की है कि अब क्योंकि रंगीला साहब जो थे वो एज ए आर्टिस्ट लोगों की फिल्मों में भी काम करते थे और मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था। वो सारा जो भी है वो सारा निज़ाम मेरे पास ही था। शूटिंग कहाँ है, कैसे है, किस आर्टिस्ट ने आना है, कैसे कब है काम, जो भी है। तो जाहिर है वो उनको अच्छा तो नहीं लगा जब मैं डायरेक्टर बना। वो ये बात नहीं थी कि वो खुदा ना खास्ता इस बात के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाह रहे थे कि ये मुझे छोड़ के चला जाए क्योंकि मेरा सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। बहरहाल मेरी पहली फिल्म वीज़ा दुबई था जो सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। तो ये ऐसे हुआ कि रंगीला साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, अमानत। अमानत जब शुरू हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि यार बस बस तुम, तेरा टाइटल आना है तो तू डायरेक्टर है। वो फिल्म बड़ी गुर्बत ज़्यादा फिल्म थी। उनमें गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे और एक थी बाजवा। उन दिनों में वो इधर रहती थी गंगाराम हॉस्पिटल के एक हॉस्टल में। तो वो फिल्म में थे। तीसरे रंगीला साहब थे। अब वो फिल्म तो शुरू हो गई। अब लोग मजाक उड़ाते थे, कहते कि इसको इतने टमाटर पड़ेंगे, ये फिल्म है क्या? वो गलियों कूचों में बस गुर्बत में फिल्म बनी। जब वो फिल्म का ट्रायल हमने वीनर सिनेमा में देखा, ये चुबुर्जी के पास होता था, तो वो फिल्म जब देखा तो रंगीला साहब कहने लगे यार बस बस ठीक है मैं अपना ही टाइटल दूंगा ये वो। अब उसमें ये था कि वो फिल्म जब लगी तो वो इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि उसको उतारने के लिए पुलिस भी नहीं आ सकती थी, इतनी हिट फिल्म हो गई। तो क्योंकि वो फिल्म सारे ट्रेड को पता था कि मैंने की है। अब उसकी बदौलत मुझे CMI फिल्म एक अदारा था जिन्होंने पर खाई शोले फिल्में बनाई, तो वो के हुसैन थे। उन्होंने फिर मुझे बुलाया और मुझे एज ए डायरेक्टर फिल्म वीज़ा दुबईदा मिली। जी जावेद साहब, आपने वीज़ा दुबईदा पहली फिल्म बनाई, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा और उसके बाद आपने अब तक मजमूई तौर पर कितनी फिल्में बतौर डायरेक्टर बनाई? और मेरा ख्याल है आप तो बैरून मुल्क तक गए फिल्म के शूटिंग के लिए, उसके बारे में कुछ बताएं। वीज़ा दुबईदा ही पहली बैन अवी फिल्म थी जिसकी मैं इंडिया पाकिस्तान का पहला डायरेक्टर हूँ जिसने दुबई में शूट किया। फिल्में तो मैंने जितनी भी बनाई और उसके इवन मुझे 35 कंट्रीज मैंने घूमी हैं। नेपाल में मैंने फिल्म बनाई अकबरा, इंडिया में मैंने 4-5 फिल्में बनाई। इसी तरह मेरा एक शो था मौला जट शो, सुल्तान रही, मुस्तफा कुरैशी, ये सारे लोग हम पूरे यूरोप में वो शो किया, तो वो भी बड़ा हिट था। तो जितना भी मैंने काम किया मैं उससे सेटिस्फाई और अच्छी फिल्में मैंने बनाई। डाकू सीना मेरी बड़ी हिट फिल्म थी अंजुमन सुल्तान राय की। प्यासा सामन मेरी एक फिल्म बड़ी हिट थी। तो इसी तरह जितना भी काम किया, गुड़ी मुंडा राजी भी मेरी एक खूबसूरत फिल्म थी। तो काम जितना भी किया अच्छा किया और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इज्जत भी दी और आज तक चल रहा है ये सिलसिला। आपने बतौर डायरेक्टर जो फिल्में बनाई हैं उनमें आपने कुछ नए लोगों को भी मुतारिफ़ करवाया, तो या उसी कास्ट को, यानी कि जो उस वक्त रनिंग कास्ट थी उसको लिया? क्योंकि मुझे याद है कि आपने तो भारतीय जो अदाकारा है नेहा धोबिया, उसको भी अपनी फ़िल्म में कास्ट किया था, ज़ारा शेख को भी आपने लिया। तो कैसा रहा ये सारा एक्सपीरियंस आपका? देखिए, जहाँ तक आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस कराने की बात है वो मैंने काफ़ी लोगों को किया। नरगिस को भी फर्स्ट टाइम मैंने लिया, बाद में वो भी अच्छी स्टार बन गई। सुषमा शाही मैंने नेपाल में फ़िल्म बनाई थी, तो उसमें शौकत अली जो हमारे सिंगर थे वो हीरो थे। सुषमा शाही को भी मैंने आज़ाद किया वहाँ पे। फिर बाद में वो बड़ा लड़का हिट हुआ, शिवा।
तो शिवा को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। जो आप नेहा धोपिया की बात कर रहे हैं, तो नेहा धोपिया भी फिल्म का वो तो एक्चुअली कर रही थी, शीशा फिल्म, जूली फिल्म उसकी हिट फिल्में थी, तो मैंने फिर उनको उस बेस पे फिल्म में लिया। तो काम तो मैंने अजय देवगन के साथ भी किया, अमीषा पटेल के साथ भी किया, जॉन इब्राहिम के साथ भी काम किया, तो सबसे यारी भी रही, दोस्ती भी रही और काम भी किया। तो अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा काम किया जितना भी किया। अच्छा जी, आप बतौर सीनियर डायरेक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा जो हालत है उसको आप किस नज़र से देखते हैं, और आपके पास क्या ऐसी तजावीज़ हैं कि इस इंडस्ट्री को दोबारा हम रनिंग पोजीशन पर ला सकें? देखिए गुल साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं नहीं समझता कि ये दोबारा सर्वाइव होगी। मुश्किल है, क्यों कि ना तो वो लोग हैं, ना वो डायरेक्टर हैं, ना वो प्रोड्यूसर हैं, ना वो आर्टिस्ट हैं, और फिर ये सारा सिस्टम चेंज हो गया। अब फिल्म चिप पे चली गई, सीजी पे चली गई, कंप्यूटराइज हो गया सारा काम। तो उसके बाद ये हुआ है कि अब मल्टीप्लेक्स आ गया। अब जो फिल्म बनाता भी है, बड़े बजट की फिल्म बनती है, ये सारा काम चला गया कराची वालों की ये उमंग है कि हमने पंजाब से इसको वापस लाए 40 साल बाद, अब पंजाब में ये ना जाए। और पंजाब की ये बैड लक हुई है, यहाँ पे 2 4 5 फिल्में जो बनी बड़ी बजट की वो चल नहीं पाई। अब वहाँ पे सरमायादार, क्योंकि सरमायादार तो ये चाहता है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि उसको कुछ आएगा तो वो आगे होगा ना जी। तो इसलिए रही अब ये सर्वाइव कैसे करे। कभी किसी गवर्नमेंट ने हमेशा लॉलीपॉप दिए, कभी कोई काम नहीं किया। जो भी आए, हमने सन 88 की बात है, जहांगीर बदर साहब आए जब बेनज़ीर की हुकूमत थी, वो आए, जो भी उनका वहाँ पे स्वागत हुआ, सारा कुछ हुआ, तो वो भी बड़े आयतों पे वहाँ करके चले गए, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह जब 92 में शेख रशीद साहब थे, वो भी आए, बड़ा कुछ उन्होंने भी कहा। अब देखें ना, रोना तो ये है कि अब मुख्तलिफ जो सोसाइटी के लोग हैं, जैसे वकील हैं, आप साफ़ी लोग हैं, आप लोगों को मिले ही रैशी प्रोग्राम मिले ना आपको, फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं। क्यों नहीं इनको मिल सकते थे, प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं मिल सकते थे? अब तो टेक्नीशियन सारे मर गए हैं, डायरेक्टर सारे मर गए हैं इस आस पे, और ये कभी नहीं ठीक होने वाली। ऐसे ही मैं कहूँ जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे तो भाई ये अंधेरा ही अंधेरा है, और अंधेरा भी गुप अंधेरा है। हमने तो जो अरूज देखा है इस इंडस्ट्री का, रोशनियों का शहर जिसको बोलते हैं, क्या लोग थे ये जी। रानी बेगम आ रही है, शबनम आ रही है, ये ज़ेबा हैं, ये दीबा हैं, ये सुल्तान रई साहब हैं, ये मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मराज साहब, शाहिद साहब, कहाँ पे ख़त्म हो गया। अब तो पता नहीं कौन लगे, हम तो उनके नाम भी नहीं जानते। बड़े बड़े सुपरस्टार बने हुए जो हैं, हमें उनके नामों का भी नहीं पता। या तो कोई बता दे कि वहाँ के डायरेक्टर का आपको नाम आता है कि कौन से डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर वो थे जिनको लोग आज भी उनके नाम भी याद है, उनका काम भी याद है। यहाँ तो अब कुछ भी नहीं है, वीराना है। और वो देख के हमें दुख होता है कि हमने यहाँ पे क्या देखा है और अब क्या है। तो माशाल्लाह आपने इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी अच्छी मंजरकशी की है। थोड़ा हमें ये भी बता दें कि अगर हुकूमत कुछ मराद देना चाहे फिल्म इंडस्ट्री को, या उसको ये जो डेड पोजीशन है इसको ख़त्म करना चाहे, तो क्या आप तवक्कुआत रखते हैं कि क्या हुकूमत को करना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा ये है कि अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मौजूदा फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनके हवाले से, कि वो किस ट्रैक पे चलें ताकि कुछ बेहतरी आ सके। किस ज़माने की बात करते हैं, दिल जलाने की बात है। यहाँ किसी हुकूमत ने बाबा कुछ नहीं करना। झूठी तसल्लियाँ, झूठे वादे तो होंगे, और ये सब ने किए हैं, जितनी भी हुकूमत आई हैं, किसी ने कुछ नहीं किया और आइंदा भी कोई कुछ नहीं करेगा। ये जितना आप ये देखें ना, इतने अदारे बने हुए आर्टिस्टों के लिए, ये कहते हैं जी उनको 5,000 रुपये मंथली हम देते हैं। ये 5,000 का तो कफन नहीं आता आजकल। और फिर इनमें ये नहीं है कि यार ये 5,000 रुपये हम एक ड्रेस मास्टर को भी दे रहे हैं और एक सीनियर डायरेक्टर को भी दे रहे हैं। यार कुछ तो ख्याल है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना जी। जो और फिर 5,000 के भी जो उनमें भी ये खा जाते हैं, और अदारे बने हुए हैं, अलग ऑफिस बने हुए हैं, उनको तनख्वाहें लाखों में मिल रही हैं। कोई डायरेक्टर बना हुआ है जी, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बना है जी, कोई कैसा है, कोई किधर दफ्तर है जी, कोई कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। ऐसे धोखा है सारा। 5,000 क्या 5,000 में नहीं आता कफन, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो ये है, कुछ भी नहीं होने वाला, किसी ने कुछ नहीं करना, ना होगा। बातें सारे करेंगे जो भी आएंगे। अभी देखें, आप पीपल पार्टी से शुरू हो जाए, नून लीग से शुरू हो जाए, तरीके इंसाफ से शुरू हो, सब ने कहा जी ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। मैं सबके लिए कहता हूँ जी। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, जवेद साहब जो है बता रहे थे फिल्म इंडस्ट्री की जो हालत है, वो कहते हैं उनके ख्याल में ये सही होने वाली नहीं है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट संजीदा नहीं है किसी किस्म के मसला हल करने में।
और ये भी एक हकीकत है कि 5,000 रुपया सिर्फ माहाना किसी फ़नकार, किसी टेक्नीशियन, किसी सीनियर डायरेक्टर के लिए इंतहाई जो है ना इंसल्टिंग है, और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जावेद साहब, जाने से पहले हम आपसे आपकी फ़िल्मी लाइफ का कोई ऐसा खुशगवार वाक़या, कोई ना जो अच्छा और दिलचस्प वाक़या हो जो हमारे नाज़रीन जो है जिससे इंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ का कोई हसीन वाक़या सुनाइए। देखें गुल साहब, आपने बड़ी दुखती रग पे वो हाथ रखा है। वाक़यात तो इतने हैं। अब रंगीला साहब के साथ काम किया और बड़ा काम किया है। मिर्ची साहब का भी मैंने 2-3 फिल्में उनके साथ भी की थी। तो इतने वाक़यात हैं और इतने खुशगवार वाक़यात हैं कि वो एक यादें बन के रह गई हैं। आपने कहा है तो एक वाक़या में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि फ़िल्म औरत राज बन रही थी और डे नाइट उसकी शूटिंग हो रही थी। एक दिन दोपहर का टाइम, तो मैं ऑफिस में बैठा सीन फेयर कर रहा था, क्योंकि बशीनिया साहब हमारे राइटर थे तो उनकी लगाई को फिर बाद में रीराइट करना होता था। तो मैं अपना काम कर रहा था, तो इतने में रंगीला साहब ऐसे दरवाज़ा खुला और रंगीला साहब ने मुझे देखा और वापस पलट के चले गए। मैं 10-15 मिनट बाद मैंने देखा, मैंने कहा उस्ताद आए थे, किधर चले गए? तो मैं उनको प्यार से डैडी बोलता था। अब जब मैं वो सीन ख़त्म हुआ तो मैं बाहर निकला तो वो बरामदे में टहल रहे थे, कभी इधर कभी इधर। तो मैंने कहा डैडी, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहते तुम लड़कियों से इज़हार मोहब्बत करते हो? अब मैं टटका, मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई? बहरहाल मैंने कहा जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं तुमने ऐसी बात की है और अच्छी बात नहीं है, ये वो फलाना। मैंने कहा जी आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मैंने काम ही नहीं करना। अब शाम को फिर शूटिंग थी एवेन्यू के नीचे, वो जो फुहारा बना हुआ, तो उधर अब मैं नीचे, रंगीला से उधर सारा बेचैनी सी। तो अब मसला समझ में ना आया। हुआ ये कि एक आर्टिस्ट उस फिल्म में काम कर रही थी। लास्ट नाइट जो शूटिंग थी वो रंगीला साहब के घर पे थी। तो हम लोग तो आ गए जब शूटिंग पैकअप हुई, वो लोग आर्टिस्ट वगैरह उधर ही बैठे थे। कहीं बाद में रंगीला साहब ने भी उससे इज़हार मोहब्बत कर दिया, जो बाद में बात खुली। अब वो कह देगी आप भी इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं, आपका असिस्टेंट भी इज़हार मोहब्बत कर रहा है। वो रंगीला साहब ने कहा अच्छा। अब ये वो बात थी जो उन्होंने मेरे से आगे किया। अब मैं तो रूठा हुआ, झूठा, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। अब जब नीचे शाम हो गई, आर्टिस्टों ने आना शुरू कर दिया, तो मैं रंगीला साहब फिर मेरे पास मैं कहा जी नहीं, मुझे आपको बताना होगा कि ये बात आपको किसने कही है। उन्होंने नहीं मुझे तो अलबेला ने ये बात कही थी। मैंने कहा चलें, अलबेला भी आने वाला ना, शूटिंग है। अब वो ये भी सोचे। इतने में रानी बेगम आ गई। तो वो रंगीला साहब को कम ही लोग पूछते थे, सारी मेरी डीलिंग। तो मैंने कहती अड़िया की प्रोग्राम है, की करना मैंने 10 ये प्रोग्राम। मैं कहा जी मैं तो छड़ दिता, मैं तो काम ही नहीं कर रहा। क्यों की होया? मैं कहा जी रानी बेगम मेरे से इल्ज़ाम लग गया। इतने में मैं क्या देखता हूँ, अच्छा रंगीला साहब ये, इतने में मैं क्या देखता हूँ कि वो जिस आर्टिस्ट की बात हो रही थी वो उसकी भी शूटिंग थी, वो बरामदे में ऊपर दफ्तर की तरफ। मैं तरीके से वहाँ से निकला, उसको सीढ़ियों में जाके इधर पहुँच लिया। तो जैसा कि आपने देखा और आप सुना कि जावेद रज़ा साहब ने बड़े दिलचस्प वाक़यात सुनाए। इनकी फ़िल्म दो रंगीला के हवाले से जो इनका वाक़या था वो भी बड़ा ही दिलचस्प था। मैडम नूरजहाँ एक बड़ा नाम, रंगीला साहब भी बड़ा नाम, और जावेद रज़ा साहब भी, इन्होंने भी इंडस्ट्री में अपने उस्ताद का नाम रोशन किया और अपनी सलाहियतों से बेशुमार अच्छी फ़िल्में बनाई। तो चूँकि इनके पास तो बड़ा मवाद है, बड़ी गुफ्तगू है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे पास टाइम की लिमिट का मसला आ जाता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम भी इन पे ही करेंगे और इनसे मज़ीद जो है ना हम गुफ्तगू इनकी सुनेंगे, इंडस्ट्री के हवाले से इनके तजुर्बात वो सब ये जो शेयर करेंगे आप तक पहुँचाएँगे। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक है। मुझे इजाज़त दीजिए और जावेद रज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।